हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। तो आपने शेयर मार्केट के बारे में तो सुना ही होगा कि लोग यहाँ पे ट्रेडिंग भी करते हैं। तो अगर जो रेगुलर होते हैं वो तो उनको तो पता ही होगा कि शेयर मार्केट क्या है, लेकिन जो आज नए आए हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होंगी। अगर आज का वीडियो आप अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा आपको मिल जाएंगी। तो स्टॉक मार्केट में लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। तो आज आपके दिमाग में आया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर क्या होता है, निफ्टी इतना हार्डवर्कली क्यों होता है। तो आज हम ये सब सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होते हैं। अब शेयर क्या होता है, आज हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे एक भेलपूरी बेचने वाला इंसान है। वो हमेशा मंथली 20,000 रुपये कमाता है, लेकिन उसका सिर्फ मंथली 20,000 रुपये ही वो इनकम कर पाता है। लेकिन अब उसने सोचा कि मैं अभी भेल नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं ऐसी भेल वाली 20 शॉप ओपन करने वाला हूँ। तब 20 शॉप ओपन करने के लिए उसे अब पैसों की तो ज़रूरत होगी, और उसे पैसे चाहिए अब 1 करोड़। अब उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं 1 करोड़ लेने के लिए। एक तो वो लोन लेगा, लेकिन लोन लेने के बाद उसे 1 करोड़ रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रिस्क होगा, क्योंकि अगर उसकी आगे जाके अगर ये शॉप अच्छी नहीं चलती तो उसे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फिर आगे जाके उसे अपने जेब से पैसे भरने होंगे। तो अगर उसने लोन लिया तो उसे बहुत बड़ा रिस्क उठाना होगा। उसने सोचा कि अपनी भेलपूरी की दुकान तो बहुत अच्छे से चलती है और उसे भरोसा भी है कि आगे चलेगी। तो उसने सोचा कि मैं अब एक काम करता हूँ, एक कंपनी की हिस्सेदारी लोगों को बांट देता हूँ। अब कंपनी की हिस्सेदारी करने के लिए उसे अब एक कंपनी की भी ज़रूरत है। तब अब उसके पास एक सेल्फ सेविंग 10 लाख रुपए की है। अब उसके कई सालों से इनकम जो उसने किया है उसके बचाए हुए उसके पास 10 लाख रुपए हैं। तो उसने क्या किया, भेलपूरी बेचना भी छोड़कर उसने एक कंपनी तैयार की, जो खुद की एक उसकी कंपनी हुई। अब उसने कुछ कंपनी के हिस्से तैयार किए। अब उसके पास 1 लाख के शेयर से, अगर उसने 1 लाख के शेयर हर एक शेयर को 10 रुपये से अगर उसने प्राइस रखी तो उसके पास कितने होते हैं, 10 लाख रुपए तैयार होते हैं। अब उसने अपने शेयर्स के इनकम भी उसने बता दी है कि हर एक शेयर के उसके पास 10 रुपये होंगे, तो उसके हिसाब से उसे 10 लाख का बेनिफिट होगा। अब आगे देखते हैं। अब उसने क्या किया है, अपना कंपनी का एक आईपीओ निकाला है। आपको पता ही होगा, अगर जब आईपीओ निकलता है तब बीएसई कंपनी से रजिस्टर होता है। तो अब देखिए, उसके पास 50 शेयर्स है। तो अगर आईपीओ की प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो उसे हर एक शेयर के 200 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 200 रुपये उसकी प्राइस हो रही है। पहले आपने देखा कि हर एक शेयर के उसने 10 रुपये रखे, लेकिन बीएसई कंपनी से रजिस्टर होने के बाद आईपीओ निकालने के बाद उसकी शेयर्स की प्राइस कितनी हुई है, एक शेयर की 200 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसकी शेयर की प्राइस बढ़ चुकी है। अब आपको तो पता ही होगा कि जब आईपीओ निकलता है तब बहुत लोगों की डिमांड होती है और बहुत लोग इस आईपीओ को लेने के लिए अपनी डिमांड रखते हैं। तो यहाँ पे अब उसने एक शेयर के उसने 10 रुपये रखे थे, तो यहाँ पे उसको एक शेयर के 200 रुपये
हो रहे, तो मतलब यहाँ पे उसका कितना इनकम हो रहा है, 1 करोड़। तो आपने देखा पहले कि जो इनकम उसके पास पहले, उसने जब तक आईपीओ नहीं निकाला था तब उसके पास इनकम कितना था। उसके बाद में जब उसने अपना आईपीओ निकाला कंपनी का, तब लोगों ने उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदना शुरू किया और उसके बाद में उसको यहाँ पे 50% के शेयर डबल होके 50% के शेयर उसे और मिल गए। इस तरह से उसने अपने इनकम की ग्रोथ की। फिर उसने आगे जाके अपने 20 शॉप ओपन किए। तो ये हुआ शेयर्स करना। तब आपने देखा कि यहाँ पे उसने अपने पैसों की ग्रोथ की, आईपीओ क्रिएट किया, उसके बाद में लोगों ने उन्हें ज़्यादा दाम से उसने शेयर खरीदे, उसके बाद में उसका ज़्यादा इनकम हुआ और उसके बाद में उसकी इनकम की ग्रोथ होने के बाद उसने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। अब हम आगे रिलायंस शेयर्स के एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एक आपने रिलायंस मॉल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके शेयर्स आज मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। तब उसको शेयर्स क्या होते हैं हमने ये तो समझ लिया है, लेकिन अब शेयर मार्केट में शेयर कैसे होते हैं अब देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी रिलायंस मॉल की जो शेयर्स है वो 1608 पे ओपन हुआ। उसके बाद में पर क्लोज मतलब वो नेक्स्ट डे को वो 109 पे स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट डे को उसने 1615 पे ओपन हुआ। रिलायंस मॉल की यहाँ पे पहले से इसकी प्राइस 1608 थी। उसके बाद में जब क्लोज होते समय उसकी प्राइस कितनी थी, 1609.95। लेकिन जब नेक्स्ट डे को उसने ओपन हुआ तब उसकी प्राइस बढ़ गई, कितनी हुई, 1615.00। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसकी प्राइस एकदम से बढ़ गई, क्योंकि जब ओपन होता है और क्लोज़ होता है तो यहाँ पे मेन होता है कि देखना कि ओपन कौन सी प्राइस में हो रहा है और कौन सी प्राइस में क्लोज़ हो रहा है। तो अब देखिए ओपन उसने डायरेक्ट 615 का हुआ, उसके बाद में 1617.55 का उसने हाई किया, उसके बाद में 1605.00 का लो हुआ और क्लोज अभी प्राइस हुई नहीं है, तो उसके बाद में वो वहाँ पे क्लोज होता है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे जो रिलायंस की जो प्राइस थी वो प्राइस के बाद नेक्स्ट डे को उसने क्लोज हुई, जब उसके अगले दिन वो जब ओपन हुई तो उसकी प्राइस कितनी बढ़ चुकी है। उसके बाद में उसने 1617 का हाई किया, उसके बाद में लो भी हुई वो प्राइस और उसके बाद में नेक्स्ट डे को क्लोज हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी वीकली अगर उसकी ग्रोथ हुई है और कितनी वीकली उसका लो हुआ है, तो आप ये शेयर से समझ सकते हो। तो ये रिलायंस का एक शेयर था जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया। तब हम आगे चलते हैं। अब सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में तो आपने देखा ही होगा। हमने कुछ आपने कभी किसी ने डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा, तो वहाँ पे जब आप अकाउंट ओपन करते हुए तब ऊपर की साइड में वहाँ पे ऐप जब लॉगिन होता है तब वहाँ पे आपको सेंसेक्स और निफ्टी 2 ऑप्शन दिखते हैं, जिसकी प्राइस मार्केट जब चालू होता है तब प्राइस उसकी बढ़ती है, चेंज होती रहती है, एक जगह पे वो रुकती नहीं है, कंटिन्यू वो चेंज होती रहती हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एक सेंसेक्स है, तो यहाँ पे सेंसेक्स में 30 शेयर्स होते हैं जो बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। टोटल शेयर्स के में एवरेज करके कितने आगे बढ़ रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितने नीचे जा रहा है, ये हमें इंडेक्स में समझ में आता है। तो नीचे दी गई कुछ 30 कंपनियां हैं, तो जो 30 कंपनियां सेंसेक्स में सम्मिलित हैं, तो इसमें कौन सी शेयर ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये हमें इस ग्राफिक के से थ्रू समझता है। अब निफ्टी क्या होता है, निफ्टी में 50 शेयर से बना हुआ होता है। जो पहले आपने देखा ही होगा कि 2012 में वो पहले ये निफ्टी बहुत मंदी की वातावरण में थी।
उसके बाद में 2019 में आज उसने अपने निफ्टी का हाई किया है। तो इसमें सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती है और निफ्टी में कितनी होती है 50। अगर आपको शेयर मार्केट, अगर आप शेयर मार्केट का कोर्स आप कर रहे हो तो ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर इसी पे ज़्यादा सवाल किया जाता है कि सेंसेक्स में कितनी कंपनियां होती हैं और निफ्टी में कितनी होती है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब एनएससी और बीएसई इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा। एनएससी बीएसई आपको पता है क्या है? एनएससी और बीएसई एक दो कंपनियां हैं जो गवर्नमेंटली हैं। तो एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी की कंपनी दिल्ली में है और बीएसई की कंपनी कहाँ है? बॉम्बे में। तो ये कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर आपको प्राइस दिखती है कि किसकी प्राइस ज़्यादा है और किसकी नहीं। तो ये हमें कैसे समझ में आता है? एक चैट के थ्रू समझता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी बैंक, निफ्टी ओडो, आईटी या बहुत सारी यहाँ पे रिलायंस वगैरह नाम हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनएससी में कौन सी कंपनियाँ रजिस्टर्ड है और किसकी प्राइस कितनी मार्जिन में चल रही है, एवरेज में चल रही है। तो आप इस पे देख सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको जब कोई शेयर खरीदते हो तो सबसे पहले उसका इंडेक्स देख लेना चाहिए कि वो शेयर्स कब से और कहाँ से उसका प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, कब से ये कंपनी चलती आई है। तो अगर हम इसका पूरा एनालिसिस करते हैं तब हमें आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये होगा एनएससी। अब नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में कई सारी बैंक शामिल होती है। अब आपने बहुत सी बैंकों का नाम सुना होगा जो बहुत बड़ी बड़ी बैंक है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, उसके आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई बैंक। तो यहाँ पे देखिए ये एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, उसके बाद में आईसीआई, कोटक बैंक। अगर ये बैंक बढ़ती है तो निफ्टी बढ़ती है। पर ये नीचे दिए गए जो कुछ बैंक्स हैं, जैसे कि आरबीआई बैंक, उसके बाद में यस बैंक, पीएनबी बैंक, ये अगर इसका 10% भी अगर निफ्टी में बढ़ता है तब निफ्टी की प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ती है। सबसे ज़्यादा इसका समावेश बड़े बैंकों से होता है। अगर बड़ी बैंक की प्राइस अगर बढ़ती है, बड़ी बैंक की वैल्यू बढ़ती है तो निफ्टी की प्राइस बढ़ती है। अगर छोटे बैंक से होता है तो निफ्टी को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। अब यहाँ पे फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे शेयर मार्केट में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप एक बिज़नेस की स्टडी करते हैं। जो बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए जो लगता है इसका हमें यहाँ पे एनालिसिस करना होता है। अब इंडस्ट्री ग्रोथ एंड सेल्स प्रोडक्ट्स, उसके बाद में कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगते हैं अपनी कंपनी की ग्रोथ होने के लिए, मतलब एनालिसिस करने के लिए, और क्वालिफिकेशन वगैरह। तो शेयर मार्केट में यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको ज़रूरी होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब इसमें यहाँ पे आपको शेयर लेना चाहिए, कौन सा शेयर हमें बाय सेल करना चाहिए, कौन सा शेयर हमें ख़रीदना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो ये सब आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में दिखता है। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में आपको शेयर्स के भाव देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कौन से शेयर का कौन सा भाव चालू है, कौन सा भाव पहले था, अब कौन सा भाव है वगैरह, हमें यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में दिख जाता है। आपको तो मालूम ही होगा कि भाव ये भगवान होता है और इसे भगवान भी कहते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में जो शेयर हमें लेने चाहिए, सबसे पहले हमें उसके भाव के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर मार्केट में जाते हो तो आप कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं खरीदते हो। सबसे पहले उसका भाव, प्राइस, उसके बाद में उसकी क्वालिटी वगैरह, आप सब चीज़ देखने के बाद आप उस चीज़ को खरीदते हो।
सेम वैसा ही है शेयर मार्केट में। अगर आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो, किसी शेयर को आप ले रहे हो, तो उसका भाव देखना, अगर वो आगे उसने कितना परफॉर्मेंस अच्छा किया है कि नहीं वो देखना, ये सबसे ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में आपको यहाँ पे ये सब चीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत से लोग पहले शेयर मार्केट में शेयर्स लेने से पहले टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही नेक्स्ट वो शेयर लेते हैं। तो पास्ट ट्रेड्स हमें, तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल जाता है। एक तो आपको यहाँ पे पार्ट ट्रेंड्स मिल जाता है, मतलब पास्ट में जो अभी शेयर मार्केट के शेयर चल रहे हैं उसके हमें यहाँ पे हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है पैटर्न्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप पैटर्न्स को देखकर समझ सकते हैं कि कौन से शेयर्स के भाव क्या है। तो यहाँ पे देखकर शेयर्स के भाव समझ भी सकते हैं। थर्ड आता है इंडायरेक्ट। तो अब नेक्स्ट आता है इंडिकेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा शेयर्स कितने टाइम के लिए कौन से भाव में जा सकता है, हम यहाँ पे इस पे चेक कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि अगर शेयर मार्केट में आप जब एक कैंडल लगाते हैं तो हम इंडिकेटर लगाते हैं कि 5 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल, 4 मिनट की कैंडल। तो ये शायद आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे, बट आप जब आगे जाओगे, आगे अगर इसको सीखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिकेटर हम इतना यूज़फुल क्यों है। क्योंकि इंडिकेटर हम जब लगाते हैं तब हमें शेयर्स के भाव हर मिनट के हिसाब से समझता है कि कितने उसके प्राइस होंगे और कितने नहीं। तो यहाँ पे अगर आप ये दोनों में से फंडामेंटल तो एनालिसिस ये बिज़नेस वालों के लिए है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस या आपको शेयर मार्केट के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप किसी भी चीज़ को या किसी भी शेयर को अगर आप ख़रीदते हो, बाय और सेल करते हो, तो उसका एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका एनालिसिस कर आगे उस शेयर को बाय सेल करते हो, तब आपको उस शेयर का आगे का फ़ायदा, उसकी बेनिफिट आपको होता है। तो आज हमने शेयर मार्केट के कुछ बेसिक नॉलेज सीखा है। तो शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, बैंक निफ्टी क्या होता है, निफ्टी वगैरह, तो आज हमने इसे अच्छे से समझा है। तो अगर आपको शेयर्स खरीदना है तो सबसे ज़रूरी होता है उसकी स्टडी करना। अगर आप किसी शेयर खरीदना चाहते हो तो उसकी स्टडी करके ही आप उस शेयर को खरीद सकते हो। तो आज हमने बेसिक ऑफ शेयर मार्केट के बारे में सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए थैंक यू।